हेलो फ्रेंड्स, जेन्यू क्लासेज में मैं अरविंद एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। आज मैं एक स्पेशल लेक्चर लेके आया हूं आपके लिए और स्पेशल लेक्चर है वायरस पे। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी स्पेशल लेक्चर पे ही और वो था कोरोना वायरस। आज मैं वायरस होता क्या है इसके बेसिस पे बात करूंगा। आप जो एकेडमिक क्लासेज में पढ़ते आए हो 9th 10th 11th 12th जो आप बेसिक स्ट्रक्चर देखते आए हो कि वायरस एक्चुअली में है क्या होता है, क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस इसका, कहाँ से पनपता है, क्या प्रोसेसिंग होती है इसकी, इसका हिस्ट्री क्या है। ठीक है ना। तो मैं आज आपको एक स्पेशल लेक्चर में बताने वाला हूँ वायरस की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है ना। तो अब आज हम जानेंगे कि वायरस की हिस्ट्री क्या है, थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। हिस्ट्री के बाद हम इसका थोड़ा और भी इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है ना। तो आज स्पेशल क्लास है, फटाफट से आप सेशन को लाइक कर लीजिए। ठीक है ना। वायरस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर जो वायरस वर्ड है ये एक अंग्रेजी शब्द है। वायरस एक अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश वर्ड है। ठीक है ना। और इसका मतलब होता है विष। क्या होता है इसका मतलब? विष या जहर। इसको पॉइजन्स बोलते हो आप। वायरस का मतलब होता है विष या जहर, पॉइजन्स। ठीक है ना। और हिंदी में इसको बोला जाता है विषाणु। क्या बोला जाता है हिंदी में? विषाणु। ठीक है ना। जैसे बहुत सूक्ष्म जीव है ये भी। ठीक है ना। बहुत सूक्ष्म जीव है, जैसे आपका जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक वगैरह होते हैं, वैसे ही विषाणु भी एक सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है ना। ये सूक्ष्म जीव होता है, इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रोस्कोपी द्वारा देखा जाता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्कोपी द्वारा इसको देखा जाता है। ठीक है ना। बहुत सूक्ष्म जीव होता है ये। ठीक है ना। तो वायरस एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब है विष, जहर। ठीक है ना। और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? विषाणु बोला जाता है, जो बहुत सूक्ष्म जीव है। ठीक है ना। इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो मैं इसको बताने वाला हूं आपको कि जो वायरस है सबसे पहले जो खोजा गया था ये एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एडवर्ड जेनर। क्या नाम था उनका? एडवर्ड जेनर नाम था। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वायरस को खोजा था 1896 में। कब? 1896 में एडवर्ड जेनर ने वायरस के बारे में पता किया कि वायरस एक्चुअली में है क्या। तो वायरस की अगर मैं बात करूं तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके, या हम कह सकते हैं चेचक एक बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है। चेचक क्या है? एक बीमारी है, एक रोग है जो वायरस की वजह से होता है। ठीक है ना। वायरस इसका मुख्य कारक है। ठीक है ना, चेचक का। ठीक है ना। तो चेचक की जो कोशिकाएं होती है, मानव कोशिकाओं, मानव का एक बीमारी है ये चेचक। तो जो चेचक की जो कोशिकाएं हैं, चेचक की जो सेल्स है, इन सेल्स में क्या होता है? ये डेवलप होता है वायरस। ठीक है ना। और इसी के साथ एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की भी खोज की थी। चेचक के टीके की भी खोज की थी। चेचक के टीके का आविष्कार किया था किसने? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का आविष्कार। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। ठीक है ना। और वायरस को इसने खोजा सबसे पहले चेचक सेल्स में या चेचक कोशिका में। एडवर्ड जेनर ने कब खोजा? 1896 में इसको खोजा था। ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं बात करूं इसकी हिस्ट्री की तो आगे हम बढ़ते हैं। 1886 की अगर हम बात करें थे, सॉरी मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जो ये इसकी डेट थी 1796। क्या डेट थी इसकी? 1796 डेट थी। अब मैं बात करूंगा 1886 की। ठीक है ना। एडवर्ड जेनर ने 1796 में पता किया था कि जो चेचक सेल्स होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? वायरस पाया जाता है, जिसके और इसके साथ ही इसने किसकी खोज कर दी थी? चेचक के टीके की भी खोज कर दी थी। ठीक है ना। 1886 के अंदर एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था एडोल्फ मेयर। क्या नाम था उसका? एडोल्फ मेयर नाम था। एडोल्फ मेयर ने तंबाकू के अंदर इसके लक्षण देखे थे कि तंबाकू में जो वायरस होता है, तंबाकू जो पादप है, सोलेनेशिया कुल का पादप होता है तंबाकू, और तंबाकू जो पादप है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? निकोटीन। निकोटीन एक एल्कोइड पाया जाता है तंबाकू के अंदर। तो तंबाकू के अंदर सर्वप्रथम एडोल्फ मेयर ने 1886 के अंदर वायरस को देखा। किसको देखा? वायरस को देखा। और इसके बारे में बताया कि तंबाकू में जो रोग होता है, तंबाकू में जो बीमारी होती है, तंबाकू पादप में जो बीमारी होती है, किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। किसकी वजह से? वायरस की वजह से होती है। एक विशेष प्रकार का बीमारी है। ठीक है ना। 1892 की बात करें इसके बाद, और इसके आगे हम हिस्ट्री देखते हैं। 1892 के अंदर एडोल्फ मेयर ने तो बता ही दिया था। उसके बाद में 1892 में एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था इवानोवस्की। क्या नाम था उसको? इवानोवस्की उसका नाम था, इवानोवस्की। तो इवानोवस्की ने बताया कि जो TMV है, टोबैको मोजेको वायरस, इवानोवस्की ने बताया आपका जो TMV है, TMV को हम बोलते हैं टोबैको, क्या बोलते हैं? टोबैको। ठीक है ना। मोजेको
मोजेको और वायरस, ठीक है ना। तो टोबैको मोजेको वायरस टीएमबी जो तंबाकू के अंदर होता है, ये इसकी खोज करी इवानोवस्की ने बताया, ठीक है ना, कि तंबाकू में जो रोग होता है वो वायरस की वजह से होता है, और वो वायरस इवानोवस्की ने खोजा, और कब खोजा, 1892 के अंदर खोजा, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक हिस्ट्री है किसकी है, वायरस के बारे में। अब मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूंगा कि वायरस एक्चुअली में है क्या। देखो वायरस की अगर हम बात करें, बहुत सूक्ष्म जीव होता है, नग्न आंखों से इसको हम नहीं देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसको देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत सूक्ष्म, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं उन सूक्ष्मदर्शियों द्वारा, उन माइक्रोस्कोप द्वारा इनको देखा जाता है, नग्न आंखों से हम वायरस को नहीं देख सकते। और बात करो तो वायरस एक कोशिकीय जीव है। अब मैं यहां तक, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ये एक हिस्ट्री है इसकी, वायरस की, इसके आगे मैं बताने वाला हूं और वायरस के बारे में। यह एक कोशिकीय ना बोल के हम उसको अकोशीय बोलते हैं, क्योंकि इसमें होता ही नहीं है, इसमें सेल्स होती नहीं है, सेल्स का सिर्फ एक कैरेक्टर इसके अंदर पाया जाता है, ओनली एक लक्षण इसमें पाया जाता है कोशिका का, इसलिए इसको हम अकोशिकीय जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसेलुलर या अकोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं, अकोशिकीय जीव। अकोशिकीय जीव इसलिए होता है क्योंकि इसमें सेल्स होती ही नहीं है, और सिर्फ एक सिम्टम, एक करेक्टर इसमें पाया जाता है सेल्स का, और वो करेक्टर होता है कि जो वायरस होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आरएनए, आनुवंशिक पदार्थ जो आपके होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ क्या पाया जाता है, आनुवंशिकीय पदार्थ पाया जाता है, आनुवंशिकीय पदार्थ। और वो जो आनुवंशिकीय पदार्थ होता है वो होता है आपका डीएनए एवं आरएनए। कौन कौन सा होता है, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों जो आनुवंशिकीय पदार्थ हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो 4 कैरेक्टर में से, सेल्स के 4 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर इसके अंदर होता है, इसलिए इसको अकोशिकीय जीव बोलते हैं, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसको कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब जब इसमें आनुवंशिकीय पदार्थ होते हैं, डीएनए आरएनए होते हैं, तो इसके कुछ लक्षण भी होते होंगे। देखिए जनन कर सकता है, जनन कर सकता है, ये जीवित कोशिकाओं के अंदर जनन करता है, ठीक है ना। ये परजीवी है, जो वायरस होता है, वायरस एक परजीवी है। क्या है, परजीवी है। परजीवी, परजीवी किसे कहते हैं, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। वायरस का मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताऊं तो वायरस मनुष्य में, जीवों में पाए जाते हैं, जंतुओं में हम बोल सकते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। पादप में भी पाए जाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि जो टोबैको मोजेको वायरस है टीएमबी, जो तंबाकू में होता है, वो वायरस की वजह से रोग होता है। तो ये पादप सेल्स में पाया जाता है, ये ह्यूमन सेल्स या एनिमल सेल्स में भी पाया जाता है। और बात करें तो ये बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज मतलब जीवाणु भोजी में भी ये पाया जाता है। तो पोषण के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया, मैं उसमें बाद में बात करूंगा। उससे पहले अभी मैं देखता हूं इसके जनन के। तो ये रिप्रोडक्शन करता है, क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है वायरस। उसके बाद में वंशागति करता है, क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ है तो आनुवंशिक पदार्थ के लक्षण तो इसमें होंगे ही। एक तो जनन करने का लक्षण होगा, एक वंशागति का लक्षण होगा, और एक इसमें जो लक्षण होगा वो होगा उत्परिवर्तन का। किसका होगा, उत्परिवर्तन का, ठीक है ना। तो ये 3 लक्षण इसके अंदर होते हैं। कौन कौन से, जनन, वंशागति और उत्परिवर्तन। बेसिक बात ये है, हम कह सकते हैं कि जो वायरस है ये एक अकोशिकीय जीव है, ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। वायरस की बात करें तो इसमें 4 में से सिर्फ एक कैरेक्टर पाया जाता है सेल का। वो कौन सा है कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है वो किससे मिलकर बनी होती है, आरएनए व डीएनए। बात करते हैं कि इसकी संरचना क्या है, वायरस की संरचना के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपको बताया कि वायरस बहुत सूक्ष्म होता है, तो इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है ना। हम इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसे किससे देखा जाएगा, माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। इसका जो आकार होगा वो करीब 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर का होता है। कितना आकार होता है इसका, 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर का आकार होता है इसका। बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए इसका जो यूनिट होती है वो नैनोमीटर में आती है, ठीक है ना। आगे हम इसकी बात करें तो वायरस के कण होते हैं जिनको हम विरियन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, विरियन। वायरस में कण पाए जाते हैं, जो मतलब कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, जो डीएनए आरएनए होते हैं जिसमें, ठीक है ना। और इन कणों को क्या कहते हैं, विरियन। क्या कहते हैं इनको, विरियन कहा जाता है। प्रत्येक कण के चारों ओर प्रोटीन का खोल होता है, एक पूरा लेयर होती है जो किसकी होती है, प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कैप्सिड कहते हैं। और इसके प्रोटीन खोल के मध्य में क्या पाया जाता है, डीएनए आरएनए पाया जाता है। भाई इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें यह है कि ये बहुत सारे कणों से मिलकर
मिलकर बना होता है, और जो सूक्ष्म कण होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन का घोल होता है। तो प्रोटीन के घोल के अंदर बहुत सारे अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, उन अनुवांशिक पदार्थों में क्या क्या होता है, आरएनए होता है और क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है ना, दोनों अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। अब ये जैसे नॉर्मल सेल्स होती हैं जिनमें हम कह सकते हैं कोशिका कला पाई जाती है या उपापचय तंत्रिकाएं पाई जाती, ये सब होता है, तो ये इनमें वायरस में नहीं होता है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इसमें कोई भी लेयर्स नहीं पाई जाती हैं, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज पाई जाती है, वो है आरएनए डीएनए, जो अनुवांशिक पदार्थ है, जिनको हम कैप्सिड कहते हैं। इनके कणों को क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है और विरियन कहा जाता है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब मैं बात करूंगा कि जो आपका जो वायरस है ये 3 प्रकार से होता है, मतलब इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। किसके आधार पर, पोषण के आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके 3 भाग कौन कौन से हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है कि वायरस की हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि वायरस एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है ना, कहां से इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब हम जान रहे हैं। अब हम देखेंगे कि पोषण के आधार पर वायरस के बारे में, कि पोषण के आधार पर, पोषण न्यूट्रिशन के आधार पर। अब मैंने आपको बताया कि वायरस एक परजीवी है, परजीवी है तो किसी पर निर्भर रहेगा। 3 चीजों की मैं बात करूंगा यहां पर, जंतुओं पर, ठीक है ना, पादपों पर और जीवाणु भोजी जो बैक्टीरियोफेज है, एक जीवाणु पर भी निर्भर रहेगा। ठीक है ना, तो पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर वायरस का वर्गीकरण, वायरस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है ना, तो 3 भागों में इसको मैं बांटूंगा। कितने भागों में, 3 भागों में मैं इसको बांटूंगा। पहला जो भाग है इसका वो है जंतुओं पर, ठीक है ना, कि प्राणी वायरस बोल सकता हूं, एनिमल वायरस। कौन सा वायरस, प्राणी वायरस, या इसको मैं कह सकता हूं एनिमल वायरस, एनिमल वायरस या प्राणी वायरस इसको मैं कह सकता हूं। दूसरा है पादप वायरस, या इसको हम बोल सकते हैं प्लांट वायरस, पादप वायरस, या इसको हम बोलेंगे प्लांट वायरस। क्या बोला जाएगा इसको, प्लांट वायरस बोला जाएगा। तीसरा जो इसका है वो है आपका जीवाणु भोजी, क्योंकि ये परजीवी है तो जीवाणु पर भी रहेगा, तो जीवाणु भोजी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीवाणु भोजी, इसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोला जाता है इसको, बैक्टीरियोफेज। क्या बोला जाएगा इसको, बैक्टीरियोफेज बोला जाएगा इसको, क्या बोला जाएगा, बैक्टीरियोफेज। तो पोषण के आधार पर मैंने वायरस को 3 भागों में बांट दिया है। पहला भाग आपका देख रहे हो आप, प्राणी वायरस है, दूसरा पादप वायरस है और तीसरा जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज है। ठीक है ना, प्राणी वायरस की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि ये परजीवी है तो जंतुओं में भी निवास करेगा, जंतुओं के अंदर भी रहेगा, पनपेगा, जनन करेगा, ठीक है ना, वृद्धि करेगा, वृद्धि, विकास, जनन, ये सब किस में करेगा, एनिमल सेल्स के अंदर करेगा। ठीक है ना, तो जब एनिमल सेल्स के अंदर ये ग्रोथ करेगा तो क्या एनिमल सेल्स के लिए ये एक खतरा भी है। देखो वायरस की मैं बात करूं तो वायरस की उपयोगिता में देखूं तो ये एक अच्छा भी है तो एक बुरा भी है, मतलब कि एक इसका अच्छा सिम्टम भी है, एक गलत सिम्टम भी है। मैं कह सकता हूं जैसे कि अगर वायरस नहीं है तो कुछ ऐसी डेड सेल्स को, या हम कह सकते हैं कुछ ऐसी सेल्स जो ग्रोथ कर रही हैं उनको रोकने में भी, या उनको मतलब कि जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है उनको भी कंट्रोल करता है। और वायरस खुद भी एक बहुत बेकार नुकसानदायक चीज है, क्योंकि वायरस एक ऐसा है जो हमारे शरीर में जो भी चीजें होती हैं उन मतलब कि बीमारियों को उत्पन्न करता है। जैसे आपका जो आप देखते हो पोलिया या इन्फ्लुएंजा या फ्लू जैसी बीमारियां होती हैं, और या फिर अभी जो फिलहाल चल रहा है कोरोना जैसी बीमारी, ये सब वायरस जनित बीमारी है। कैसी है, वायरस जनित बीमारी है। ठीक है ना, तो इनके इनका जो संगठन होता है उसमें आरएनए डीएनए होता है, और ये जो आरएनए डीएनए होता है इनके संगठन में ये गोलाकार होता है, षटभुजाकार होता है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा बैक्टीरियोफेज के अंदर। ठीक है ना, प्लांट की बात करें, प्लांट वायरस की, तो मैंने आपको बताया था कि जो टीएमबी होता है, टोबैको मोज़ेको वायरस, उसमें भी क्या पाया जाता है, उसमें जो तंबाकू जो सोलेनेसिया कुल का पादप है उसमें भी कौन सा वायरस होता है, प्लांट वायरस होता है, उसे प्लांट वायरस कहा जाता है। ठीक है ना, इसका पूरा नाम है टीएमबी, टोबैको मोज़ेको वायरस। जो टोबैको जो वायरस है ये यहीं से आया है, ये प्लांट सेल्स में होता है। ठीक है ना, ये पादप कोशिकाओं में परजीवी है, एक परजीवी के रूप में, तो ये एक वायरस भी होगा। अब जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज क्या है। तो बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें तो जीवाणुओं पर परजीवी के रूप में जो पाया जाएगा उसे जीवाणु भोजी कहते हैं।
भाई जो जीवाणु है, जितने भी बैक्टीरिया हैं, अगर बैक्टीरियो के अंदर, जीवाणुओं के अंदर ये परजीवी के रूप में पाया जाएगा, किसके रूप में पाया जाएगा, परजीवी के रूप में पाया जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, जीवाणु भोजी कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवाणु भोजी, मतलब जीवाणुओं को नष्ट करने वाला, जीवाणुओं को खाने वाला या जीवाणुओं को नुकसान पहुंचाने वाला क्या हो जाएगा, परजीवी या बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी। ये एक अच्छा उत्तम वो है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया पनप रहे तो उनको वायरस क्या डाइजेस्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। अब इसकी संरचना की बात करेंगे कि बैक्टीरियोफेज की संरचना क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो एकेडमिक क्लासेस हैं उसमें आप देखते हो इसका स्ट्रक्चर, आज मैं इसका स्ट्रक्चर शो कर रहा हूं, ठीक है ना। एक षटभुजाकार होता है, इसका शीर्ष होता है एक, ठीक है ना, उसके नीचे एक कॉलर टाइप में होता है, फिर एक पूरा लेयर होती है, इसको आच्छद बोलते हैं, ठीक है ना, और फिर इसकी टैल्स होती हैं। तो आपका इसको बेसिक स्ट्रक्चर में इसका बताने वाला हूं यहाँ पर, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। तो अब हम देखेंगे इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है जीवाणु भोजी की। तो एक तरह से ये टॉप होता है, जो इसका शीर्ष बोलते हैं इसको, यही पूरा जो डीएनए आरएनए का पूरा इसी से मिलके बना होता है शीर्ष, ठीक है ना। ये इसकी कॉलर होती है जो इसकी गर्दन टाइप में होती है, और ये इसके नीचे एक बेलनाकार एक संरचना होती है। इस बेलनाकार या सिलेंडर आकार जो संरचना होती है, इसको हम क्या कहते हैं, आच्छद या कहते हैं, क्या कहते हैं, आच्छद। नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको आधार प्लेट कहा जाता है, जिससे बहुत सारे तंतु निकले हुए रहते हैं, ऐसे ही ये धागेनुमा तंतु निकले हुए रहते हैं, ठीक है ना। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। चित्र किसका हो गया, ये बैक्टीरियोफेज का या जीवाणु भोजी का। तो ये जीवाणु भोजी का ऐसा चित्र होता है, ठीक है ना, जिसको आप देखते आए हो, काफी आपने एकेडमिक क्लासेस में देखा होगा बुक्स के अंदर साइंस की। तो ये आप बेसिक स्ट्रक्चर है वायरस का, जो एक जीवाणु भोजी है, जो बैक्टीरिया में परजीवी के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। ये तो आज की क्लास में आपने समझा कि एक्चुअली में वायरस है क्या, क्या हिस्ट्री है इसकी, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किस टाइप से ये मतलब कि प्रोसेस में रहता है, ठीक है ना। बाकी एक वीडियो मैं बना चुका हूं कोरोना वायरस के ऊपर, जिसमें आप जाके इस वीडियो के अंदर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप इसको एक बार फिर से देख सकते हो, जिससे आप अच्छे से समझ सको। अब आपको वायरस के बारे में पता है तो आप कोरोना वायरस को अच्छे से समझ पाओगे, इसलिए मैंने ये टॉपिक वापस से आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसे ही मैं आपको एक स्पेशल लेक्चर भी बीच बीच में लेके आता रहूंगा, जिससे आपके नॉलेज में ग्रोथ होता रहे, और साथ ही आपका जो एकेडमिक पढ़ाई है वो भी चलती रहे। अभी 10th के साइंस और मैथ रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें आप, ठीक है ना, और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।